हाँ, वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल मुफ्त की पाठशाला। तो हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर देख लिया है। तो 2 लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सभी जितने भी टॉपिक्स थे सब क्लियर हो गए होंगे, है ना। आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी था। आप लोगों ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर काफ़ी मैसेजेस भी किए और कुछ क्वेरी भी किए और मैंने उसको रिजॉल्व भी किया। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा था, हम लोग जस्ट एक उसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि जो आगे का सेशंस है उसमें आपको बहुत ही आसानी हो आपको समझने में, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा था, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेसेस, है ना। इलास्टिसिटी क्या है इसको हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। स्ट्रेस देखा था, स्ट्रेस इक्वल टू देखा था, उसका डेफिनेशन देखा था, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ठीक है, ये सब आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं क्लियर है, अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे तो लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, है ना। ये टेंसाइल स्ट्रेस पढ़े थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बेंडिंग, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है देखा था हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखा था, है ना। हुक्स लॉ देखा था, है ना, विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ ई जो यंग मॉडुलस है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या डिनोट करता है, अगर ई की वैल्यू ज़्यादा है और कम है तो ये भी हमने देखा था, है ना। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहीं से सब सॉल्व हो जाएंगे, है ना। डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग, इसमें हम लोगों ने देखा था, ये पूरे फॉर्मूला देखा था, है ना। उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। यहीं तक हम लोगों ने देखा था। तो आज हम आगे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, है ना, इसके बेसिस पर, जो कि खुरमी का ही है, 2.4, एग्जाम्पल नंबर 2.4 है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए ये एग्जाम्पल है ना, टेंसाइल टेस्ट ऑफ है स्टील स्पेसिमेन। एक स्टील स्पेसिमेन है, मीन्स सपोज कोई एक रॉड होगा, है ना, उसका हमको टेंसाइल टेस्ट करना है। तो उसका जो क्या दिया हुआ है हमको वैल्यू दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 13 mm, है ना। उसका लेंथ दिया हुआ है। सपोज ये कोई रॉड है तो इसका जो हमको डायमीटर दिया हुआ है, इधर ये क्रॉस सेक्शनल डायमीटर, है ना, ठीक है। डायमीटर जिसको व्यास बोलते हैं हिंदी में, और इनिशियल उसका गेज लेंथ, इसकी लंबाई दी हुई है जो 200 mm दिखा रहा है। फिर एलोंगेशन मैंने बताया था डेल्टा एल क्या है, तो डेल्टा एल इसमें चेंज इन लेंथ, इसमें जब टेंसाइल फोर्स लगेगा तो इसके लेंथ में जो चेंज होगा, है ना, डेल एल, तो वही है आपका डेल एल। अब ये क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड डिटरमाइन द इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को निकालने बोल रहा है। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बोल दूं, आपको क्लियर होगा। देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बराबर, है ना, P/A, ठीक है। P क्या है, लोड अपॉन एरिया। तो ये हमको इसमें तो दिया हुआ नहीं है, बट एरिया दिया हुआ है। एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये डायमीटर दिया हुआ है एक रॉड का, ये एक रॉड है, ये रॉड है, इसका ये क्रॉस सेक्शनल है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है डायमीटर, है ना। देखिए डायमीटर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायमीटर आपको, देखिए ये डायमीटर आपको दिया हुआ है 13 mm दिया हुआ है ना, 13 mm दिया हुआ है डायमीटर, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू P/A। अब ये इसका क्रॉस सेक्शनल दिया हुआ है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 13 mm, है ना। तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल है ना, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
पाई डी स्क्वायर बाई 4। इस फॉर्मूला में आप रख दीजिए पाई इंटू डी कितना है 13 दिया हुआ, 13 का स्क्वायर बाई 4। इसको डिराइव कीजिए, है ना। इसमें जो भी आएगा, ठीक है, एक वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए क्या वैल्यू आएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगा देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है, वैल्यू आएगी इसकी 132.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर P की वैल्यू पता होती हमको, है ना, P की वैल्यू पता होती तो P की डिवाइडेड बाय 132.7 कर देते तो हमको ये आ जाता, है ना। तो ठीक है, लेकिन बट हमको एक फॉर्मूला और पता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन अ इलास्टिक लिमिट। ये आपको हुक्स लॉ बोलता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब इज इक्वल टू चिन्ह लगाएंगे तो एक कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, डेल एल बाई एल। अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ है डेल एल बाई एल, है ना। तो दोनों दिया हुआ है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका स्ट्रेस निकल जाएगा। ई की वैल्यू, ई जो अगर नहीं दिया हुआ है तो ई की वैल्यू स्टील के लिए एक स्टैंडर्ड होता है जो कि होता है 200 गीगा पास्कल। आप ये वैल्यू को निकाल यहाँ रख दीजिए, आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखिए ये आंसर मिलेगा और ये आपका स्ट्रेन मिलेगा। क्लियर है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, आप खुद कोशिश करके देखिए, निकाल के और भी न्यूमेरिकल बनाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये क्लियर होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम आज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल मतलब ये माइल्ड स्टील के लिए है, उस मटेरियल के लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप्स को ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। देखिए मैं पहले भी बोला कि एक मशीन होता है जिसमें हम लोग स्ट्रेस को चेक करते हैं किसी भी मटेरियल का, टेंशन उसमें कितना अंदर ताकत है रजिस्ट करने का, वही उसकी स्ट्रेस होती है। तो उसको चेक करने के लिए एक मशीन होता है जिसमें सपोज ये रॉड है, इसको हम लगा देते हैं और एक साइड से ऐसे खींचते हैं और लोड उसमें दिखते रहता है ना, और उस हिसाब से उसमें एलोंगेशन भी दिखते रहता है। तो उसी मशीन में जब टेस्ट करते हैं तो ये हमको एक रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। देखिए ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन है। देखिए ओ से ए पॉइंट क्या है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो ओ से ए के बीच में इलास्टिक बिहेवियर है। मीन्स जब हम सपोज एक्स न्यूटन का लोड लगाते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, तो वो क्या होगा, वो मटेरियल है फिर अपने वापस जितना उसकी लेंथ थी उसको रिगेन कर लेगा विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ तक ए तक उसकी इलास्टिक बिहेवियर है। यहाँ से विड्रॉ करेंगे लोड तो वो वापस अपने जगह पे आ जाएगा। बट जैसे ही इससे ज़्यादा जब लोड लगाते हैं, है ना, लगाते हैं तो एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट होता है अपर एल्ड स्ट्रेस पॉइंट, है ना, अपर एल्ड स्ट्रेस पॉइंट। इल्ड स्ट्रेस क्या होता है, इल्ड का मीनिंग मैं बता दूं। इल्ड का मीनिंग होता है कि जब ये मटेरियल पे जब हम ताकत लगा रहे एक्सटर्नल फोर्स, तो ये मटेरियल क्या करेगा, एक टाइम पे जाके ना जितना इसका इंटरनल ताकत है सहने का वो उसको सरेंडर कर देगा उस पॉइंट पे। अब बोलेगा और मेरे से सहन नहीं होता है, अब आप आगे चला जाओ, अब मैं वापस वहां से नहीं आ पाऊंगा, है ना। तो पर्टिकुलर उस पॉइंट को हम लोग एल्ड पॉइंट बोलते हैं। तो माइल्ड स्टील में देखिए दो पॉइंट होता है, एक बी पॉइंट होता है जो अपर एल्ड स्ट्रेस बोल रहा है और एक सी पॉइंट होता है जो लोअर एल्ड स्ट्रेस पॉइंट बोल रहा है। मीन्स देखिए इसको समझना है, ये कई बार क्वेश्चंस में पूछता है ना। देखिए यहाँ पर स्ट्रेस मतलब यहाँ पर हम किसी स्पेसिमेन में हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे और इसमें देखिए नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ नहीं रहा है। विदाउट फोर्स लगाए लेकिन इसमें स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं फिर भी उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो यही जो पॉइंट है, इसी को हम लोग, ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ आपको माइल्ड स्टील में ही देखने मिलेगा, ये बिहेवियर, है ना।
उसके बाद डी पॉइंट है, डी पॉइंट है अल्टीमेट स्ट्रेस। फिर उसके बाद ताकत लगा रहे, अभी तक मटेरियल फेल नहीं हुआ है ना, वो खिंचा रहा है, पतला होते जा रहा है, पतला होते जाएगा, खिंचाते जाएगा, है ना। देखिए यहां से यहां तक जो पॉइंट बी से लेके डी तक, उसको स्ट्रेन हार्डनिंग बोल रहा है। अब स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है इसको मैं आगे समझाऊंगा। उसके बाद देखिए डी के बाद ई यहां तक नेकिंग हो रहा है, मतलब जब हम इसको सपोज खींच रहे हैं तो ये यहां पर क्या होगा, ये तो लेंथ बढ़ेगा, प्लस इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये भी कम होते जाएगा, पतला होते जाएगा, और एक जगह जाके ये टूट जाएगा, मतलब एक दूसरे से दो पार्ट में हो जाएगा, तो यहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा। इसी चीज को ही ये समझा रहा है ना। तो ये क्लियर होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। मैं स्ट्रेन हार्डनिंग एक बार इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हाट इज स्ट्रेन हार्डनिंग? स्ट्रेन हार्डनिंग व्हेन अ डक्टाइल मटेरियल लाइक अ माइल्ड स्टील, अभी मैंने बताया माइल्ड स्टील है ना, इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इट्स एल्ड पॉइंट। तो एल्ड पॉइंट को भी मैंने समझाया कि जब ये मटेरियल एल्ड पॉइंट मीनिंग कि वो सरेंडर कर दिया, अब उस मटेरियल पे वहां से ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो वो अपना जो अपने प्रीवियस लेंथ को रीगेन नहीं करेगा, मतलब इलास्टिक लिमिट को पार कर गया है। तो जब हम बियॉन्ड एल्ड पॉइंट जब किसी मटेरियल डक्टाइल मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं, मतलब खींचते हैं, है ना, इट डज नॉट ब्रेक इमीडिएट, तो वह तुरंत ब्रेक नहीं होता, तुरंत नहीं टूटता, वो समय लेता है ना। पहले खिंचाएगा, फिर नेकिंग होगा, और उसके बाद वह फिर टूटेगा, फ्रैक्चर होगा। तो वही चीज बोल रहा है, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड हार्डनर एज कीप डिफॉर्मिंग इट, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। तो वही बिहेवियर उसकी स्ट्रेन हार्डनिंग कहलाती है। इसको देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये है स्ट्रेन हार्डनिंग। अब देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द नॉन फेरस मटेरियल, जो मटेरियल में एफी कंटेंट नहीं होता, उस मटेरियल का बिहेवियर कैसा होता है। तो देखिए सिंपल कुछ नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जो दो पॉइंट जो मैंने बताया था, एक अपर एल्ड पॉइंट और एक जो लोअर एल्ड पॉइंट, वो नहीं होगा, डायरेक्ट होगा यहाँ से यहाँ पर, हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। इसके बाद सीधा यहाँ से यहाँ ये प्लास्टिक रीजन आ जाएगा, ये एल्ड पॉइंट होगा। यहाँ के बाद वो मटेरियल बोलेगा कि भैया अब मेरे में ताकत नहीं है, अब मैं रीगेन नहीं कर सकता, अब आप ताकत लगाओगे तो अब मैं फ्रैक्चर की ओर ही जाऊंगा। तो उसके बाद जब हम इस पर फर्दर लोड लगाते जाते हैं तो ये इसकी जो अपर जो पॉइंट है, देखिए सबसे अपर पॉइंट यही अल्टीमेट स्ट्रेस है, यहीं पर अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मतलब वहीं पर होता है। उसके बाद ये मटेरियल क्या होता है, इसकी जो फिर धीरे धीरे स्ट्रेस भी कम होने लगता है, फिर कम ताकत में ये मटेरियल यहाँ पर जाके फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, इसको और आप अच्छे से देख सकते हैं, नॉन फेरस का ये पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आगे हमको देखना है मॉडुली ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे इलास्टिक मॉडुलस ई, रिजिडिटी मॉडुलस जी और बल्क मॉडुलस के। तो वन बाय वन हम लोग समझेंगे। पहले तो हम लोग ई को तो देख ही चुके हैं, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं। देखिए ये मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है ना, पहले ये भी जान लीजिए। द वर्ड मॉडुलस इज अ मैकेनिक्स रिफर्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मेजर्स अ मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर अप्लाइड फोर्स। तो समझ में आ रहा है कि मॉडुलस क्या होता है। ये मैकेनिक्स को रिफर करता है, उसका वैल्यू को, है ना, जो कि ये मेजर करता है कि वो मटेरियल जो है कितना डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, उसी को ई डिनोट करता है। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर ई की वैल्यू हाई है तो बहुत स्टिफ होगा, और अगर उसकी वैल्यू कम है तो नहीं हो, कम होगा वो, है ना, खिंचाएगा वो, प्लास्टिक होगा वो, रबर होगा वो, तो अंडर द अप्लाइड लोड। ठीक है, तो इसी को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑल्सो कॉल्ड यंग मॉडुलस डेफिनेशन, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन इन अ लीनियर इलास्टिक रीजन। ठीक है ना, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। तो जो हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना, ठीक है, वही चीज है। ई बराबर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब स्ट्रेस इज इक्वल टू करेंगे ई इंटू स्ट्रेन, तो ई क्या होगा, है ना, ई जो होगा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, टेंशन एंड कंप्रेशन प्रॉब्लम्स में ये यूज होगा। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस क्या होता है? द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आल्सो कॉल्ड शियर मॉडुलस एंड डिनोटेड बाय जी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स इट्स रेजिस्टेंस टू शियर। जब शियर फोर्स अप्लाई होगा, पहला वाला सिंपल था, जब टेंसाइल फोर्स अप्लाई होगा तो वहां पर ई पिक्चर में आएगा, और जब शियर फोर्स अप्लाई होगा तो वहां पर जी पिक्चर में आएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखिए, है ना। तो द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस ऑफ शियर स्ट्रेन के रेशियो को ही हम लोग जी बोलते हैं, शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। ठीक है, टाउ बाई गामा से इसको डिनोट कर रहा है, वेयर जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टाउ जो है शियर स्ट्रेस, गामा जो है शियर स्ट्रेन, है ना। ठीक है, एसआई यूनिट इसका पास्कल होता है, पहले भी मैंने बताया। यूजुअली इसमें जो हम लोग जो जी की जो गीगा पास्कल में डिनोट करते हैं। ठीक है, गीगा को मैंने पहले ही बार बताया था, गीगा इंटू इज इक्वल टू 10⁹। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बल्क मॉडुलस क्या है। द बल्क मॉडुलस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी दैट मेजर्स द मटेरियल रेजिस्टेंस टू यूनिफॉर्म कंप्रेशन। जब कंप्रेशन में है ना, तब ये पिक्चर में आएगा। द बल्क मॉडुलस के इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको हम लोग जो है के बोलते हैं बल्क मॉडुलस, है ना। इसका एग्जांपल क्या है? जब हम लोग सबमेराइन जब पानी में जब चलता है तो उस पर एक यूनिफॉर्म एक लोड लगता है, उस पर प्रेशर लगता है ना, तो वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस के कारण अगर उसमें दबाव होगा तो उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे, मीन्स चेंज इन लेंथ बोलेंगे। तो वही चीज को ये बोल रहा है ना, उसको दोनों को के क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम और वी ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब अगर किसी वॉल्यूम है, अगर सबमेराइन अगर अंदर घूम रहा है, ये सब वो सबमेराइन है पानी के अंदर, तो इस पे पूरे में प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ना। तो यही जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और इसको जो रजिस्ट कर रहा है वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो गया, और इसमें अगर डिफॉर्मेशन होगा, चेंज इन जो लेंथ होगा प्रेशर के कारण, वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। उसी चीज को ये समझाया है। अब ये निगेटिव साइंस ये दिखा रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीजेज अंडर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है अंडर कंप्रेशन। जब कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसी चीज को निगेटिव में, निगेटिव से शो किया हुआ है। ठीक है, अब चलिए पॉइजन रेशियो क्या होता है। ठीक है, देखिए पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन व्हेन अ मटेरियल इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड। ठीक है, अब देखिए इसको समझना है थोड़ा सा, है ना। ये क्या बोल रहा है? दो पॉइजन्स रेशियो जो है इज अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अभी लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है ना, दोनों स्ट्रेन का ही है, मतलब ये डायमेंशन लेस होगा, ये तो क्लियर है। अभी देखिए मैं थोड़ा सा एक पिक्चर बनाता हूं आपको क्लियर होगा। देखिए ये एक बार है, जब हम इसको लोड खींचते हैं, ठीक है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कंप्रेशन के लिए मैं आपको टेंशन में बता रहा हूँ। तो जब खींचेंगे तो क्या होगा, मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? चेंज इन लेंथ होगा। ये तो लॉन्गिट्यूडनल जो इसके इलोंगेशन, मतलब जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, इधर डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, जो इधर पे ये जो चेंज इन ये जो लेंथ हो रहा है, ये डेल एल सपोज ये वाला है ना। अब जब हम इसको खींचेंगे, आपको अभी भी पढ़ाया, तो एक समय में जाके नेकिंग होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये मटेरियल जब खिंचाएगा तो यहाँ पर कुछ कुल मिला के ये ऐसे टाइप का फॉर्मेशन होगा, है ना, ये फॉर्मेशन होगा, ये तो ये क्या होगा? ये लेटरल स्ट्रेन होगा। लंबाई भी बढ़ रहा है और उसकी जो थिकनेस है, यहाँ पर थिकनेस मतलब जो डायमीटर है वो कम हो रहा है, तो ये स्ट्रेन हो रहा है। तो ये जो चेंज इन जो डायमीटर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेन, है ना। तो ये दोनों का जो रेशियो होता है वही कहलाता है हमारा पॉइजन रेशियो। होप यू विल अंडरस्टैंड।
आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो आप इसको और अच्छे से खुद से भी आप कोशिश कीजिएगा बुक में देखने का, और नहीं होगा तो क्वेरी कीजिएगा आप मुझसे, ठीक है। तो अभी देखिए, है ना, इट इंडिकेट्स हाउ मच द मटेरियल गेट्स थिनर और थिकर इन अ क्रॉस सेक्शनल व्हेन स्ट्रेस्ड। तो ये क्या बताता है, ये जो रेशियो है वो जब इसका एक रेशियो आएगा तो वो ये डिनोट करेगा कि एक मटेरियल कितना थिनर हुआ है, या कंप्रेशन होगा तो थिकर होगा, मतलब बढ़ेगा। जब कंप्रेशन होगा तो बाहर की ओर बढ़ेगा, बट अगर जब खिंचाव होगा तो वो थिन होगा। तो उसका एक रेशियो अगर मैं बोल दूं कि पॉइजन रेशियो ये है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये मटेरियल जो है वो कितना उसमें थिनर हो रहा है या कितना वो थिकर हो रहा है, उस रेशियो से ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन ई जी एंड के, ये एक बहुत ही रिलेशन है तीनों के बीच में। तो मैं अभी आपको रिलेशन डिराइव नहीं किया हूँ, बट आप अगर बोलेंगे तो मैं इसको रिलेशन को डिराइव कर दूंगा, बट एक बार आप खुद से उसको देखिए, है ना। इसमें अगर कोई, इसमें जो है इसका जो रिलेशन याद कीजिए, बहुत ही अच्छा मैं ट्रिक बोलता हूँ। आप इसको केजी के टर्म में याद कीजिए। ई इज इक्वल टू 9 kg, 9 किलो, किलो को हम लोग केजी बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू 9 kg, 9 किलो डिवाइडेड बाई 3 kg। तो 3 kg को प्लस में लिखना है, डिवाइडेड बाई 3K प्लस G। देखिए 9 kg डिवाइडेड बाई 3K प्लस G, ये याद रहेगा, बहुत सिंपल, ठीक है। तो इन दोनों में ये रिलेशन है, ये डिराइव होता है, इसको अगर देखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये था। अब इसके आगे जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ तक को पहले समझिए, फिर स्ट्रेसेस इन बार पढ़ेंगे हम लोग, बार्स ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल। बेरिंग क्रॉस सेक्शनल मीन्स क्या होता है, देखिए जस्ट मैं एक इंट्रोडक्शन बोल दे रहा हूँ आपको। वेरिंग क्रॉस सेक्शनल मतलब देखिए, अगर ये एक बार है, फिर ये ऐसा है ना, फिर ये ऐसा है। अब यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है ना। तो ये जो बार है इसका क्रॉस सेक्शनल वेरी कर रहा है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है ना। तो ऐसे बार में कैसे स्ट्रेस का बिहेवियर होता है। और क्रॉस सेक्शनल एंड कंपोजिट का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए ये माइल्ड स्टील है और ये एल्यूमिनियम है ना। कंपोजिट मतलब अलग अलग मटेरियल्स अगर हैं तो उसमें स्ट्रेस का बिहेवियर क्या होता है, आगे इसको पढ़ेंगे। आगे का लेक्चर और भी अच्छा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और काफ़ी एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। और आपको आने वाले आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप यहीं से तैयारी कर सकते हैं। तो आप इसको, हम आज तो ये लेक्चर 3 था, हम लेक्चर 4 में यहाँ से देखेंगे, उसको मिस मत कीजिएगा। और आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो डायरेक्ट विद इन अ सेकेंड आपके अकाउंट में चला जाए, है ना। तो होप करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और जो नहीं समझ में आ रहा है आप उसको मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।